गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। यूपी चुनाव में अखिलेश को मिला ममता बनर्जी का साथ। समाजवादी पार्टी के लिए लखनऊ और वाराणसी में करेगी वर्चुअल रैली। जी हाँ दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर डाला है। टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगामी 8 फरवरी को लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ वर्चुअल सभा करेगी। इसके बाद वह प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी ऑनलाइन प्रचार करेगी। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष किरणमयी नंदा ने मंगलवार को ममता बनर्जी से उनके आवास पर मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बताया कि टीएमसी ने साफ कहा है कि वह उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी बल्कि सपा को समर्थन करेगी। किरणमयी नंद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है और बीजेपी को पराजित करना है। यूपी के लोगों ने निर्णय कर लिया है। यूपी से बीजेपी की सफाई होगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि साल 2021 में टीएमसी की सफलता के बाद ममता बनर्जी केवल बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश की नेता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव उम्मीदवारों को देना होगा डिजिटल कैंपेन पर खर्च का भी हिसाब। इलेक्शन कमीशन ने जोड़ा नया कॉलम। जी हां दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव में डिजिटल प्रचार पर खर्च किए गए धन की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवारों के चुनावी खर्च वाले फंड में एक नया कॉलम जोड़ दिया है। उम्मीदवार पिछले चुनाव में भी डिजिटल प्रचार पर खर्च किए गए धन का उल्लेख करते थे, लेकिन यह पहली बार है कि इस तरह के खर्च के विवरण को दर्ज करने के लिए एक समर्पित कॉलम बनाया गया है। दोस्तों, कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग ने 22 जनवरी तक प्रत्यक्ष रैलियों और रोड शो और इस तरह की अन्य प्रचार कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। चुनावी सभाओं पर प्रतिबंध के साथ पार्टियां मतदाताओं तक पहुंचने के लिए डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में पहली बार चुनाव के लिए रिटर्न के आरोप में बदलाव करके नया कॉलम बनाया गया। एक अधिकारी ने बताया कि पार्टियां और उम्मीदवार इस तरह के खर्च का खुलासा खुद करते थे। डिजिटल वैन जैसी चीजों पर खर्च का ब्यौरा देते थे, इस श्रेणी के तहत खर्च दिखाते थे। अब इस चुनाव में इस तरह के खर्च को दर्ज करने के लिए एक समर्पित कॉलम बना दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में फुल लॉकडाउन की नहीं है जरूरत। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने कहा कोरोना रोकने के लिए मौजूदा उपाय काफी, बस रिस्क के हिसाब से लगाएं बैन। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के मामले बढ़ने के बावजूद फिलहाल फुल लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। यह बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने कही है। WHO के भारत में प्रतिनिधि रोड्रिक एच ऑफ्रिन का कहना है कि भारत जैसे देश में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए फुल लॉकडाउन लगाने और ट्रेवल बैन करने जैसे कदम नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि महामारी से लड़ने के लिए रिस्क के हिसाब से बैन लगाने की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। दोस्तों, ऑफ्रिन ने इस बात पर जोर दिया कि जान और रोजगार दोनों ही बचाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत और दुनिया में पब्लिक हेल्थ एक्शन तय करने के लिए 4 सवालों के जवाब जानने चाहिए। वेरिएंट कितना संक्रामक है, उससे कितनी गंभीर बीमारी होती है, वैक्सीन और पिछले कोरोना इन्फेक्शन कितना प्रोटेक्शन दे रहे हैं, साथ ही आम लोग खतरे को कैसे देखते हैं और इसे रोकने के उपाय को कैसे फॉलो करते हैं। इन 4 सवालों के जवाब मिलने के बाद ही एक्शन प्लान तैयार किया जाए। इसके अलावा दोस्तों, ऑफ्रिन ने बताया कि WHO पूरी तरह से ट्रेवल बैन लगाने या लोगों का मूवमेंट रोकने का सुझाव नहीं देता है। ऐसे बैन लगाने से फायदे से ज्यादा नुकसान होता है। भारत जैसे देश में जहां आबादी के बंटवारे में इतनी विविधता है, वहां महामारी से लड़ने के लिए रिस्क बेस्ड अप्रोच को फॉलो करना समझदारी लगती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के भाव। कच्चे तेल के दाम में लगी आग, 7 साल में सबसे ऊपर। जी हां दोस्तों, कई महीनों के बाद मामूली तौर पर नीचे आए पेट्रोल के भाव फिर से बढ़ सकते हैं। इसकी वजह है कच्चे तेल के दामों में लगी आग। ये अब 7 साल की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेड क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर $87 प्रति बैरल यानी कि करीब 6,490 रुपए प्रति बैरल हो गई है। ये क्रूड ऑयल का पिछले 7 साल में सबसे ऊंचा स्तर है। क्रूड ऑयल में ये तेजी पिछले कुछ हफ्तों से लगातार देखी जा रही है। दोस्तों, पीटीआई की खबर के मुताबिक यमन के यहूदी विद्रोहियों के संयुक्त अरब अमीरात UAE के एक तेलीय कंपनी पर हमला करने के चलते आपूर्ति बाधित हुई। वहीं वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू राजनीतिक तनाव
चुनाव से भी कच्चे तेल के दाम बढ़ाने में मदद की है। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आ रही इस तेजी से घरेलू स्तर पर भी पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ सकते हैं। यदि कच्चे तेल के दाम $90 तक पहुंचते हैं तो घरेलू स्तर पर ईंधन के दाम प्रति लीटर 2 से 3 रुपए तक बढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, यूपी चुनाव लखनऊ में एक ही सीट पर टिकट पाने के लिए पति पत्नी में चल रही है होड़। जी हां दोस्तों, यूपी में असंतुष्ट नेताओं की नाराजगी से जूझ रही बीजेपी के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई है, जिसका समाधान पार्टी को भी नहीं सूझ रहा है। दरअसल दोस्तों, लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट पर पार्टी से जुड़े पति और पत्नी टिकट के लिए दावा कर रहे हैं। टिकट मांगने वालों में स्वाति सिंह प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री है, वहीं उनके पति दयाशंकर सिंह बीजेपी की राज्य इकाई में उपाध्यक्ष है। स्वाति सिंह लखनऊ की सरोजनी नगर से मौजूदा विधायक है और दूसरे कार्यकाल के लिए टिकट पाने की इच्छुक है। इस बारे में पूछने पर दयाशंकर सिंह ने कहा कि विवाद के कारण मुझे पिछली बार टिकट नहीं मिला था, लेकिन मेरी टीम ने स्वाति की जीत सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। इस बार मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन यह पार्टी पर निर्भर है। दूसरी ओर पत्नी स्वाति सिंह ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सूत्रों ने बताया कि पति पत्नी दोनों पार्टी में अलग अलग नेताओं के जरिए अपने टिकट की पैरवी करवा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, देश में भूखमरी से सिर्फ एक की मौत, इस पर कैसे यकीन करें? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगे ताजा आंकड़े। जी हां दोस्तों, देश में भूखमरी और उससे होने वाली मौतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल जवाब किए और भूखमरी से निपटने के लिए एक नेशनल मॉडल स्कीम बनाने को कहा है। चीफ जस्टिस एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा कि आप कह रहे हैं कि देश में भूखमरी से सिर्फ एक मौत हुई है, क्या इस बयान पर भरोसा किया जा सकता है? इससे पहले केंद्र ने 2015-16 में भूखमरी से होने वाली मौतों पर भरोसा जताया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा कि राज्य सरकारों ने भूखमरी से किसी की भी मौत का जिक्र नहीं किया। क्या इससे यह माना जा सकता है कि देश में भूखमरी से कोई मौत नहीं हुई? भारत सरकार हमें भूखमरी से होने वाली मौतों पर ताजा जानकारियां दे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अटॉर्नी जनरल से कहा है कि हमारा ध्यान इस बात पर है कि लोग भूख से पीड़ित न हो और भूखमरी से न मरें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गोल्ड की कीमत में गिरावट जारी, रिकॉर्ड स्तर से 8,000 रुपए सस्ता हो गया सोना। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मिल रहे कमजोर रुझान के बाद देश में भी सोने के रेट में कमी देखी जा रही है। राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में मंगलवार को सोना प्रति 10 ग्राम 23 रुपए टूटकर 47,814 रुपए पर पहुंच गया, जो कि रिकॉर्ड लेवल से करीब 8,000 रुपए कम है। इससे पहले कारोबारी सत्र में दोस्तों सोना 47,837 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। इसके अलावा दोस्तों, आज चांदी के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। चांदी 61,835 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बनी हुई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, चांदी का रिकॉर्ड स्तर 76,004 रुपए है, यानी कि इससे फिलहाल यह 14,169 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1,817 प्रति औंस, जबकि चांदी $22.94 प्रति औंस पर बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार 86 पॉइंट्स बढ़कर सेंसेक्स 61,308 पर बंद, मार्केट कैप 280 लाख करोड़ रुपए के पार। जी हां दोस्तों, हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार तेजी में रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का सेंसेक्स 86 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 61,308 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 52 अंक बढ़कर 18,308 पर बंद हुआ। लिस्टेड कंपनियों का मार्केट के पहली बार 280 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। दोस्तों, आज सेंसेक्स 4 अंक नीचे 61,219 पर खुला था। दिन में इसने 61,385 का ऊपरी और 61,107 का निचला स्तर बनाया। इसके 30 शेयर में से 11 स्टॉक गिरावट में, जबकि 19 बढ़त के साथ बंद हुए। गिरने वाले प्रमुख शेयर में HCL टेक का शेयर 5% सबसे ज्यादा गिरा। इसी तरह टाइटन टेक, महिंद्रा, विप्रो, एशियन पेंट, सन फार्मा, टाटा स्टील और एक्सिस बैंक भी गिरकर बंद हुए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की नई चाल, पैंगोंग झील में छुपके से दे रहा इस साजिश को अंजाम। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी सैन्य तनाव में नया मोड़ आ गया है। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि पैंगोंग इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चीन तेजी के साथ झील पर पुल बनाने में लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की चालबाजियों के खिलाफ भारत ने 29 अगस्त 2020 को पैंगोंग इलाके में बड़ा ऑपरेशन किया था। भारतीय सेना ने रातों रात ऑपरेशन कर पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे की पहाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया, जिससे चीन भौचक्का रह गया था। चूंकि उस वक्त चीन की सेना झील के उत्तरी किनारे पर
जमी थी, इसलिए वह चाहकर भी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर सकी और भारत को सामरिक बढ़त मिल गई। अब अपनी इस कमजोरी को दूर करने के लिए चीन पैंगोंग झील पर पुल बना रहा है। इसके लिए उसने ऐसी जगह भी ढूंढ ली है जहां पर झील काफी सक्रिय है। दोस्तों, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने उस क्षेत्र की सैटेलाइट इमेज जारी की है जिसमें पैंगोंग झील के दोनों किनारों को जोड़ने वाली एक पुल जैसी संरचना दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक भारी बर्फबारी और खराब मौसम के बावजूद भी चीन इस पुल को पूरा करने में जुटा हुआ है। इस पुल की लंबाई 400 मीटर है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस पुल का निर्माण पूरा हो जाएगा। इसके बनने से चीन को इलाके में सामरिक बढ़त मिल जाएगी और वह अपनी सेनाओं को जब चाहे उत्तर से दक्षिण छोर पर मूव कर सकेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली में कोरोना मामलों में आई कमी, लेकिन नहीं थम रही है मौतें। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मामलों में थोड़ी कमी तो आई है। दिल्ली में 18 जनवरी को कोरोना के 11,684 नए मामले सामने आए। इस दौरान 38 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 जनवरी को 12,527 नए मामले सामने आए थे और 24 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि दोस्तों, संक्रमण दर में कल से 27.99% के मुकाबले आज कमी देखने को मिली। फिलहाल दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 22.47% है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 52,002 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जबकि 17 जनवरी को महज 44,762 लोगों की टेस्टिंग की गई थी। दिल्ली में एक दिन में 17,516 लोग कोरोना से ठीक हुए। फिलहाल कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 78,112 है, जिसमें से 63,432 मरीज होम आइसोलेशन में है, यानी कि वह गंभीर मरीज नहीं है।